कभी रात के अंधेरे में नीरज जी के घर पर पत्थर फेंके जाते, तो कभी मुंह ढके कुछ अनजान लड़के उनके घर के आसपास मंडराते नजर आते। हर गुजरते दिन के साथ उन्हें लगने लगा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। 45 इयर्स की नीरज शर्मा पिछले कुछ महीनों से खौफ के साए में जी रही थी। धीरे धीरे उनका डर इतना बढ़ गया कि नीरज जी ने घर से बाहर निकलना ही लगभग बंद कर दिया था। और शायद उनका डर बेवजह भी नहीं था, क्योंकि करीब 3 महीने पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचलकर मारने की कोशिश भी की थी। उस दिन नीरज जी किसी तरह से बच गई थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस मौत से वो एक बार बचकर निकली थी, वो दोबारा उनके दरवाजे पर लौटने वाली थी। केस में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 3 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर में शाम के करीब 5:45 बज रहे थे, जब 45 इयर्स ओल्ड नीरज शर्मा जी अपने बेटे दिव्यांग को कोचिंग छोड़कर पैदल अपने घर वापस लौट रही थी। वो रोड के बिल्कुल किनारे चल रही थी, पर उसी वक्त पीछे से एक सफेद स्कॉर्पियो एलिजिडली 130 की स्पीड पर सीधा उनके ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि नीरज जी का शरीर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा और ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो गई। देखने में ये एक आम एक्सीडेंट केस लग रहा था, क्योंकि इंडिया में ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज बाकी सारे केसेस से अलग थी, क्योंकि इस मूवमेंट से कुछ हफ्ते पहले ही नीरज जी के घर की सीढ़ियों पर कोई जलता हुआ नारियल, नींबू मिर्च और लाल सिंदूर फेंककर चला गया था। ऊपर से देखने में तो ये किसी काले जादू, ब्लैक मैजिक, किसी तांत्रिक टोटके जैसा लग रहा था, पर इस केस का ट्रुथ काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये काला जादू नीरज जी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो डर के अपने घर से बाहर निकल जाएं, और जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और ये पूरा प्लान किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि खुद उनकी अपनी सगी बेटी ने बनाया था। बट व्हाई शुड शी डू दिस टू हर ओन मदर? इस सवाल का जवाब गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भी लोग नीरज जी को जानते थे उन्हें ये पता था कि शी वॉज अ वेल्दी पर्सन। ऑन पेपर नीरज शर्मा लोअर कोर्ट में एक LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क थी, लेकिन इन रियलिटी करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टीज उनके नाम पर थी, which could be a good reason कि कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा, which was basically to take control over all of her property। और नीरज जी की लाइफ में भी उनके इन-लॉज जो थे वो ऐसे ही टाइप के इंसान थे, जिनके साथ नीरज जी के जो रिश्ते थे वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी करोड़ों की, ये एक्चुअली नीरज जी के लेट हस्बैंड विजय कुमार शर्मा की हुआ करती थी। करीब 1 साल पहले विजय जी की अननोन सर्कमस्टांसेस के कारण मौत हो गई थी। उनकी मौत ने परिवार को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया था, क्योंकि विजय जी ही परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। एंड नॉट ओनली दैट, अपने पति के ऐसे अचानक मर जाने के कारण नीरज जी बहुत ही ज्यादा एक तो दुख में थी और वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। अब विजय कुमार जी की मौत कैसे हुई, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सो एक तरफ अपने पति को इस तरह खो देना उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था। उनके ऊपर अपने बेटे और बेटी की देखभाल करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। एंड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नीरज जी को अपने इन-लॉज की दुश्मनी भी सहनी पड़ रही थी, क्योंकि बिफोर हिज डेथ विजय जी ने अपना सारा पैसा, अपनी सारी प्रॉपर्टी नीरज जी के नाम कर दी थी, ताकि उनके जाने के बाद भी नीरज और उनके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। पर नीरज जी के इन लॉज को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। नाउ विजय जी, जो नीरज जी के हस्बैंड थे, वो जयपुर कोर्ट में एज अ LDC काम करा करते थे पहले, पर क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी अचानक से, तो फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तौर पर अब उनकी जो सरकारी नौकरी थी वो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मिलने वाली थी। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हमारी सरकार के द्वारा बनाई एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो इंश्योर करती है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उनकी अनटाइमली डेथ हो जाए या उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे अर्ली रिटायर करना पड़ जाए, तो उसकी नौकरी उसके स्पाउस या बच्चों को दे दी जाती है, तो इंश्योर कि फैमिली उनके बाद भी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। लेकिन जिस स्कीम का मकसद ही एक टूटे हुए परिवार को बचाने का था, उन्हें सिक्योरिटी देने का था, वही स्कीम अब उनकी बीवी और उनकी 24 साल की बेटी आयुषी के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन का रीजन बन गया था। दरअसल जब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात आई, तब आयुषी ने अपनी मदर से कहा कि उसे ये नौकरी चाहिए। आयुषी को पता था कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, पर यहाँ उसे ये जॉब बिना किसी मेहनत के मिलती, बिना कोई एग्जाम दिए,
बिना कोई इंटरव्यू पास किए उसका करियर जिंदगी भर के लिए सेट हो सकता था। इसलिए आयुषी चाहती थी कि ये नौकरी उसे मिल जाए किसी भी तरह। पर यहाँ पर आयुषी के मामा राकेश कुमार ने नीरज जी को एडवाइस करा कि वो ये नौकरी अपने लिए ही ले, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड, बल्कि ऐसा करके वो एक सेंसिबल डिसीजन लेती उस टाइम पर, जो चीज शायद से आयुषी को समझ नहीं आती। जिस टाइम पर आयुषी के फादर और नीरज जी के हस्बैंड विजय जी की डेथ हुई थी, उस टाइम पर आयुषी ने जस्ट अपना 12th पास करा था एंड उसे आगे कॉलेज में जाना था। और राकेश जी को ये चीज पता थी कि कुछ सालों बाद या फिर कुछ सालों में आयुषी की शादी हो जाएगी और तब शायद से वो ससुराल में इतनी बिजी हो जाएगी कि वो इस जॉब को अपना टाइम नहीं दे पाएगी। और शायद ये भी चीज हो सकती थी कि शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि उसके लड़के के घर वाले उसको ये जॉब ना करने दे। तो देन इट वुड बी नीरज जी एंड स्पेशली हर एबल्ड सन ओनली लेफ्ट इन दिस फैमिली। तो अगर उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता, देन हाउ वुड शी टेक केयर ऑफ हर सन एंड हरसेल्फ? क्योंकि नीरज जी का जो बेटा है वो एक स्पेशली एबल्ड बच्चा है, उसे स्पेशली केयर और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही बात का ध्यान रखते हुए राकेश कुमार जी ने नीरज को कहा कि तुम ये जॉब अभी ले लो। पर उनके इस डिसीजन से आयुषी इतना ज्यादा चिढ़ गई थी कि उसके और नीरज जी के बीच कांस्टेंट झगड़े होने लगे थे और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि फाइनली आयुषी ने नीरज जी और अपने भाई के साथ रहना ही छोड़ दिया था और जयपुर में ही वो अपने चाचा, अपने अंकल मोहन स्वरूप के घर जाकर रहने लगी। कुछ चीजें ये सजेस्ट करती हैं कि आयुषी गुस्से में अपने एयरपोर्ट कुनौली वाले घर से निकल गई थी और जयपुर के कल्याण कॉलोनी में अपने लेट फादर के मकान पर, जो पहले बना हुआ था, उसमें रह रही थी। जो ये एयरपोर्ट कुनौली वाला घर था जहाँ पे ये पहले सभी लोग रह रहे थे, ये इनका नया घर था और इनके पास और भी प्रॉपर्टीज और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वहीं पर उनके अंकल का बेटा बलराम भी रहा करता था। दोनों ने साथ में LLB में एडमिशन लिया और एलिजिडली यहीं पर उसने पुराने घर में पहली बार अपनी माँ को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। आयुषी का ये एटीट्यूड जस्ट टेल्स अस कि उसकी लाइफ में कोई सीरियस गोल या फिर एम्बिशन था ही नहीं। शी वॉज यंग एंड वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। क्लियरली वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा प्रोडक्टिव कर सकती थी, अनलाइक हर मदर जिनकी उम्र उस टाइम पर 45 इयर्स की थी और उन्हें अपने साथ 2 बच्चों की देखभाल करनी थी। बट स्टिल उसे जॉब पाने के लिए एक शॉर्टकट चाहिए था क्योंकि मेहनत करना वाज नॉट हर थिंग। सो नीरज जी को सिर्फ अपने परिवार का ध्यान ही नहीं रखना था, बल्कि उन्हें अब अपनी बेटी का गुस्सा, उसकी नफरत भी झेलनी पड़ रही थी, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पूरे परिवार के बेनिफिट को देखते हुए ये डिसीजन लिया था। तो अब उन्हें खुद की ही बेटी से एक मतलबी माँ होने के ताने सुनने पड़ रहे थे। उन्हें इस चीज का कितना बुरा फील हुआ होगा, ये चीज तो केवल नीरज ही समझ सकते हैं। नाउ गुस्सा और नफरत एक इंसान को किस लेवल तक अंधा कर देता है, इसका प्राइम एग्जाम्पल आयुषी थी, क्योंकि अपनी माँ से अलग होने के बाद वो उस इंसान के करीब हो गई थी जो कि उनकी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता था, उनसे आए दिन झगड़े किया करता था, यहाँ तक कि वो उन्हें कई बार धमकी भी दे चुका था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आयुषी के अंकल मोहन स्वरूप ही थे। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये कहावत तो आपने लोगों ने सुनी ही होगी। और मोहन स्वरूप के साथ रहते हुए आयुषी का उनके साथ रिश्ता गहरा होता गया कि दोनों की नफरत का निशाना नीरज जी ही थे। मोहन स्वरूप को क्लियरली नीरज जी की या फिर कहीं उनके भाई विजय की प्रॉपर्टी चाहिए थी और दूसरे हाथ में आयुषी को चाहिए थी एक गवर्नमेंट जॉब। इसलिए आयुषी ने अपने अंकल के साथ मिलकर एक ऐसा घिनौना प्लान बनाया जिससे उन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती। सरकारी नियमों के अकॉर्डिंग नीरज जी को कुछ हो जाने पर उनकी नौकरी तुरंत उनके बच्चों को ही मिलती। एंड सिंस जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आयुषी का भाई तो बिल्कुल भी एबल्ड नहीं था एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, इसलिए अगर नीरज जी को कुछ हो जाता तो ये जॉब सीधा सीधा आयुषी को मिल जाती। इसलिए प्रॉपर्टी और जॉब के लालच में आते हुए आयुषी ने अपनी ही माँ को मारने का प्लान बनाया। बलराम मोहन स्वरूप का बेटा और आयुषी का कजन था जिसके साथ उसने सबसे पहले अपनी माँ को मारने की बात की थी और बलराम के साथ डिस्कस करने के बाद उसने ये सेम आइडिया अपने चाचा मोहन स्वरूप को भी बताया था। आयुषी ने मोहन को इस काम के बदले 5 बीघा जमीन ऑफर करी थी जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी और यही प्रॉपर्टी मोहन स्वरूप को एक्चुअली में चाहिए भी थी। इसलिए ये ऑफर सुनकर वो और बलराम दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये काम उन्हें इस तरीके से करना था ताकि ये एक्सीडेंट लगे, क्योंकि अगर नीरज जी की मौत में थोड़ा सा भी फाउल प्ले मिल जाता तो आयुषी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये नौकरी कभी भी नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने कई महीनों से इस प्लान के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और पूरे 5 लाख खर्च करके आयुषी, मोहन स्वरूप और बलराम ने यहाँ पे 5 हिटमैन हायर करे थे। 20 इयर्स ओल्ड हेमंत शर्मा जो कि भरतपुर का रहने वाला था, वो इन हिटमैन की पूरी टीम को लीड कर रहा था। आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, रोहित यादव और अरविंद शर्मा, ये चारों उसके टीम मेंबर्स थे और इन सब ने मिलकर डिसाइड किया था
कि नीरज जी की मौत को ये लोग एज अ रोड एक्सीडेंट पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि अगेन आए दिन हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट होते ही रहते हैं सैडली, और ये चीज कोई बड़ी बात भी नहीं लगती है लोगों को। इसलिए अगर रोड एक्सीडेंट यहाँ पे हो भी जाता तो कोई भी सस्पेक्ट नहीं करता कि कोई फैमिली मेंबर इस मौत के पीछे है। पर इस एक्सीडेंट को बिलीवेबल बनाने के लिए नीरज जी के मूवमेंट्स की पूरी डिटेल्स चाहिए थी, इसलिए मोहित शर्मा ने नीरज जी के मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया था महीनों तक। वो कब घर से बाहर निकलती, क्यों घर से बाहर निकलती, कब वो घर में वापस आती, उनके डेली रूटीन के हर एक एक्सपेक्ट को नोट डाउन कर रहे थे ये लोग, जस्ट टू फाइंड द बेस्ट मोमेंट टू टेक हर लाइफ। और जब ये सब कुछ हो रहा था, नीरज जी को उस टाइम पर जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, कि उनकी बेटी उनकी जान लेने के लिए इतना सब कुछ प्लान कर रही है। उन्हें कुछ दिनों तक मॉनिटर करने के बाद इस हिट स्क्वाड ने नोटिस किया कि नीरज जी ऑलमोस्ट हर दिन शाम के 4:30 बजे अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने पैदल निकलती थी, और यही मौका था उन लोगों के पास नीरज जी को रास्ते से हटाने का। बिना टाइम वेस्ट किया आयुषी और उसके अंकल ने एक थार रेंट कर ली, जिसकी हेल्प से वो लोग नीरज जी का एक्सीडेंट करने वाले थे। और अगले ही दिन जब नीरज जी अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकली, तब ये पांचों अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ के रेडी हो गए थे, वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। लेकिन यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई। जब नीरज जी अपने घर वापस जा रही थी तो इनका ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ। थार उनके बेहद करीब से होकर गुजरी, बट कुछ इंचेस से नीरज जी की टक्कर खाने से बच गई। दिस वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हर, बट लकीली उसके हिटमैन अनसक्सेसफुल रहे इस बार। नाउ सोचो ये चीज की एक एक्सीडेंट से बचना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस होगा, और नीरज जी भी इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि कोई न कोई तो उनकी जान के पीछे पड़ा है। इसलिए अपनी सेफ्टी की चिंता करते हुए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे। उन्होंने अपने फेंसेस और अपनी खिड़कियां भी बैरिड कर दी थी, और खुद को उन्होंने अपने घर के अंदर कुछ दिन बंद रखा। तो इस समय पर नीरज जी काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी। तो अब इन पांचों के लिए नीरज जी के ऊपर कुछ भी ट्राई करना सबसे ज्यादा रिस्की होता है इस समय पर। तो इसलिए ये लोग कुछ हफ्तों तक शांत हो गए थे, और नीरज जी के ऊपर कुछ हफ्तों तक ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। लेकिन ऑन 27 जून उनके घर पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग घटना हुई। दोपहर के अराउंड 1 बजे उनके घर के स्टेयरकेस पर लगे सीसीटीवी कैमरा में एक डिस्टर्बेंस कैप्चर हुई। घर के बाहर से एक जलता हुआ नारियल अंदर आकर सीढ़ियों पर गिरा, एंड एक के बाद एक और भी चीजें वहां पर गिरने लगी। इस इंसिडेंट को नीरज जी के बेटे ने नोटिस किया, और उसने अपने फोन से इस वियर्ड इवेंट को कैप्चर भी कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि घर की सीढ़ियों पर एक जलते हुए कपड़े और सिंदूर कैसे फेंके गए हैं, जो कि नीरज जी के ही थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉल और मोली धागे में बंधी हुई नारियल भी वहाँ पर फेंकी गई थी, और ये सब कुछ पॉइंट आउट कर रहा था किसी ब्लैक मैजिक की तरफ, जो कि नीरज जी के ऊपर करा जा रहा था। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड हो गई थी, इससे पहले कि ये चीजें जिसने फेंकी थी उसे पकड़ा जाता, वो लोग वहाँ से भाग गए थे। So these people they were not just trying to kill her, बल्कि ये लोग नीरज जी को डरा भी रहे थे, so that किसी weird way में नीरज जी के दिमाग में डर बैठ जाए कि मेरे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है और मैं घर से बाहर निकल जाऊं। और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, इन लोगों को दोबारा एक मौका मिल जाए। लेकिन दिस वॉज अ सेकेंड टाइम कि उनका प्लान दोबारा से फेल हो गया, क्योंकि नीरज जी उस दिन अपने घर से बाहर ही नहीं आई। तो अब उन्होंने दोबारा से 2 बारी फेल होने के बाद अपना प्लान चेंज करा। फाइनली ऑन 3 जुलाई जब शाम के वक्त नीरज जी अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़कर वापस आ रही थी, तब इन लोगों का प्लान मोशन में आया। इन लोगों ने इस बार घर से थोड़ी दूर की लोकेशन चुनी थी अपने आखिरी अटेम्प्ट को अंजाम देने के लिए। इस बार हेमंत ने एक व्हाइट स्कॉर्पियो रेंट की थी। स्कॉर्पियो का ड्राइवर आकाश शर्मा था, और उसके साथ पैसेंजर सीट पर अरविंद शर्मा बैठा हुआ था, जो कि इंश्योर करने वाला था कि कार जाकर सीधे नीरज जी को लगे। जब से नीरज जी अपने घर से निकली हुई थी, तब से मोहित शर्मा उनका पीछा कर रहा था, और उनके मूवमेंट्स की पल पल की खबर वो आकाश और अरविंद तक पहुंचा रहा था। एक मोटरसाइकिल पे रोहित भी पास में ही तैनात था उनके लिए। उन्होंने डिसाइड किया था कि काम पूरा होते ही ये लोग गाड़ी छोड़ देंगे और रोहित के साथ बाइक पर भाग जाएंगे। इतनी डिटेल्ड प्लानिंग इन्होंने एक मामूली सी औरत को मारने के लिए करी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली नीरज जी इस बार इन लोगों के प्लान का शिकार बन गई। इस बार जब गाड़ी उनके पास आई तो वो एक्चुअली उनसे टकराई, और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर उछली, एंड शी वाज डेड ऑन स्पॉट। काम पूरा होते ही पांचों के 5 हिटमैन वहां से फरार हो गए थे, और इस समय पर नीरज जी के बॉडी के अराउंड भी काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। उनके शरीर पर डैमेज इतने ज्यादा थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। इस पॉइंट पे किसी की भी वहाँ उनकी बॉडी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया गया।
पुलिस जब बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तब नीरज जी को फाइनली डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया था। नीरज जी की डेथ की खबर आयुषी और मोहन स्वरूप को पहले ही हिटमैन ने दे दी थी, लेकिन जब आयुषी को ये खबर मिली और वो सीन पर पहुंची तब उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। शी स्टार्टेड क्राइंग कि उसकी मदर के साथ ऐसा किसने कर दिया और अब वो अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। एंड इट वॉज बिलीवेबल ऑल्सो, क्योंकि वाई वुड शी डू दिस थिंग टू हर ओन मदर। एंड इसी वजह से शुरुआत में ये सबको एक सिंपल हिट एंड रन केस लग रहा था। नीरज जी के भाई यानी आयुषी के मामा राकेश कुमार शर्मा को वो पहले आदमी थे जिन्होंने यहाँ पर फाउल प्ले सस्पेक्ट किया। दरअसल राकेश जी इकलौते इंसान थे जो कि नीरज जी को करीब से जानते थे और उन्हें सपोर्ट भी किया करते थे, इसलिए उन्हें नीरज जी की लाइफ में चल रहे हर एक टेंशन के बारे में पता था। ही न्यू कि आयुषी और नीरज जी के बीच में कितने टाइम से टेंशन चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्हें उस हर झगड़े के बारे में पता था जो दोनों माँ और बेटी के बीच में हुआ था नौकरी को लेकर। इसलिए ही हैड मोर देन इनफ रीजंस टू बिलीव दिस थिंग कि इसमें आयुषी का कुछ ना कुछ तो हाथ है। और ये शक और भी ज्यादा गहरा हो गया जब उन्होंने नोटिस करा कि पहले दिन तो आयुषी काफी ज्यादा रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच में बिल्कुल ही टूट चुकी थी अंदर तक, लेकिन अगले दिन से ही उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। वो काफी ज्यादा जल्दी नॉर्मल एक्ट कर रही थी, नॉर्मली बोल रही थी और वो अपने अंकल और उसके बेटे से काफी ज्यादा बातें भी कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी मॉम की डेथ के बारे में वो बिल्कुल कम्प्लीटली भूल गई हो। ये सारी चीजों को देखकर राकेश जी को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और उन्होंने चुपचाप पुलिस में जाकर FIR लॉन्च कर दी और उसमें आयुषी और उसके चाचा की फैमिली का नाम भी मेंशन किया था। एंड अब क्योंकि ये डेथ किसी नॉर्मल इंसान की तो थी नहीं बल्कि लोअर कोर्ट में एक सदस्य की थी, इसलिए पुलिस वालों ने भी इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। सबसे पहले पुलिस ने प्रताप नगर एरिया के CCTV फुटेजेस को चेक किया जिसमें ये एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ था। क्लिप को देखने से पुलिस को कार की डिटेल्स मिली और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि नीरज जी को टक्कर गलती से नहीं लगी थी बल्कि ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि गाड़ी का पैटर्न ही ऐसा था। तो यहाँ से पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि ये कोई हिट एंड रन केस नहीं है बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। उसके बाद उन्होंने घर का CCTV भी चेक करा जहाँ से उन्हें वो ब्लैक मैजिक वाली फुटेज मिली थी। और अब यहाँ पे क्रिमिनल्स ने एक और बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने मर्डर के बाद स्कॉर्पियो को थोड़ी दूर जाकर अबैंडन कर दिया और लकीली पुलिस को वो गाड़ी मिल गई थी। इस गाड़ी में उन्हें नीरज जी की कुछ और बिलोंगिंग्स भी मिली और उनके साथ ब्लैक मैजिक रिचुअल के मटेरियल्स भी मिले थे। 27 जून को इन लोगों ने ही उनके घर के अंदर वो सारा अजीब सामान फेंका था। पुलिस ने जब उस लवारिस स्कॉर्पियो के मालिक को ढूंढा तब इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पता चला कि हेमंत शर्मा नाम के एक शख्स ने 35,000 देकर ये गाड़ी रेंट पर ली थी। यही वो धागा था जिसे पकड़कर पुलिसमैन हिटमैन के लीडर तक पहुंचे और जल्द ही मोहन स्वरूप, बलराम और बाकी लोगों के नाम एक एक करके सामने आने लगे। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मोहन स्वरूप को पकड़ा बट दे कुडंट कैच बलराम क्योंकि वो मौके से फरार हो चुका था। और पुलिस की कड़ी इंटेरोगेशन के दौरान मोहन स्वरूप पूरा का पूरा टूट गया था और उसने सारा का सारा सच पुलिस वालों को बता दिया था। उसने ये कन्फेस करा कि आयुषी ने ही यहाँ पर अपनी माँ को मारने की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। और इस चुकाने वाली गवाही के बाद पुलिसमैन सीधा नीरज जी के गांव पहुंचे जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। जब पुलिस वाले वहाँ पहुंचे आयुषी के लिए तो आयुषी ने शुरुआत में तो काफी ज्यादा अकड़ दिखाई और कोऑपरेट करने से वो साफ मना कर रही थी, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था। पुलिस ने बड़ी होशियारी से उसे भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ एक मामूली पूछताछ है और जैसे ही वो जयपुर पहुंची उसे उसकी मां के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस वालों के अकॉर्डिंग जब वो लोग आयुषी को CCTV फुटेज दिखा रहे थे और उसके बाकी गुनाहों के बारे में बता रहे थे, उसके बाकी प्लान के बारे में बता रहे थे, तब आयुषी के चेहरे पर रियलाइजेशन था ही नहीं। और अब तुम लोगों को याद होगा कि आयुषी के डैड विजय जी की अचानक से मौत हो गई थी। वेल इस केस में एक और शॉकिंग चीज अभी बाहर आई है और वो ये है कि आयुषी के मामा ने ये क्लेम करा है, ये आरोप लगाया है आयुषी के ऊपर उसने ही अपने पिता को मारने का प्लान भी बनाया था। राजेश जी का कहना था कि जब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तब आयुषी और उसका कजन बलराम उन्हें किसी अननोन हॉस्पिटल ले गए थे और 3 महीने तक ट्रीटमेंट के बारे में परिवार को अंधेरे में रखा गया था। जब नीरज जी ने बार बार पूछा तो आयुषी ने बस ये कहा था कि उसने पिता को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। बाद में जब उन्हें घर लाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके कई ऑर्गन्स फेल हो चुके थे उस पॉइंट पर। राकेश जी ने ये भी आरोप लगाया कि आयुषी ने अपने ही फादर की फीडिंग ट्यूब निकाल दी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस अब इन सारे सीरियस एलिगेशंस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आयुषी से पूछताछ कर रही है जो फिलहाल कस्टडी में है, लेकिन अपनी लालच और नफरत की आग में अंधी होकर उसने न सिर्फ अपनी माँ की जान ले ली थी बल्कि उसने अपने उस मासूम और डिसेबल्ड भाई को भी अनाथ कर दिया है जो पूरी तरह नीरज जी पर डिपेंडेंट था। तो कुछ बीघा जमीन के चक्कर में
और एक सरकारी नौकरी के चक्कर में इस 24 साल की लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। औरत को हमारे देश में देवी के रूप की तरह देखा जाता है, पर आए दिन अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें माँ, बीवी, बेटियां ये सारी चीजें कर रही हैं। तो अब आखिरकार हम भरोसा किस पर करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ये केस अभी के लिए यहीं पर हॉल्ट पे है। एंड विद दैट वी एंड दिस केस। बाय बाय।